गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति की पूरी थ्योरी क्लास देखी थी। हमने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया था, थोड़ा ही सा पढ़ाया था, 2 टॉपिक उसमें, भाग 1 कह लीजिए। और उसी भाग 1 का हम MCQ लेके आए हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति के पहले भाग का MCQ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संख्या 4587 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 लिखेंगे और उसके आगे देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, उतनी संख्याओं से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? एक 8 है, एक 7 है, तो 2 संख्याएं हैं। तो जो 2 संख्याएं हैं उस उतने ही जीरो से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 500। ठीक, ये बहुत आसान है, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक, ये है इसका आंसर। और फिर मैं आपको सारे नंबरों का समझा देती हूँ। अगर 7 का स्थानीय मान पूछता तो 7 के आगे कितने हैं? कोई संख्या है? नहीं है, तो समझ लीजिए 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आंसर कितना आएगा? 7। 8 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 8 इंटू 8 के आगे कितनी संख्या है? 1 संख्या है, तो 1 0 लगेगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का मैंने आपको बता ही दिया। और 4 का देखते हैं, 4 के आगे कितने जीरो लगेंगे? तो 1 2 3, 4 के आगे कितनी संख्या है? 3, तो 3 जीरो लगेंगे। तो अगर 4 का पूछता तो इसका आंसर होता 4000। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या 7263 में 2 का अंकित मान क्या है? क्या पूछा है? फेस वैल्यू पूछा है। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान वही संख्या होती है कि वो इस संख्या में किसी भी नंबर पे आए, वो चाहे टेंस पे आए, चाहे वंस पे आए, चाहे 1000 पे आए, चाहे 100 पे आए, उससे मतलब नहीं है। फेस वैल्यू हमेशा वही होता है, मतलब अंकित मान हमेशा सेम होता है। जैसे अगर 3 का अंकित मान पूछता तो 3 होता, 6 का अंकित मान पूछता तो 6 होता, 2 का अंकित मान पूछता तो 2 होता, और 7 का अंकित मान पूछता तो आंसर 7 होता। तो यहाँ क्वेश्चन में किसका पूछा है? 2 का अंकित मान पूछा है। ठीक, तो 2 का अंकित मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो आंसर इसका होगा 2। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है, तो उसको मैं फिर से बता दूंगी दूसरा वीडियो बना के। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसको 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें जीरो प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अगर जीरो आ गया, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो आ गया तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। और हम पे पूर्ण संख्या नहीं, हमें यहाँ पूछा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ता जाता है। प्राकृतिक संख्या होती है उसका कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत तक जाती है। ठीक, तो यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक, -2 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? ऋणात्मक पूर्णांक है। 5 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये 5 ही सही होगा। 1/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आंसर होगा C। 5 एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? ठीक, पूर्ण संख्या अभी मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये भी अनंत तक जाती है। ठीक, तो पूर्ण संख्या -1 हो नहीं सकती, 0 हो सकती है। 0 से ही स्टार्ट होता है। 1/2 क्या होता है? 1/2 परिमेय संख्या है, और -5 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आंसर होगा B 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है? अब पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक क्या होती है? संख्या रेखा पे डिनोट करके मैं बताती हूँ। 0 एक पूर्णांक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 -2 और -3। ठीक, इधर भी डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक इधर भी जाती है उधर भी जाती है। तो पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और 0 मिलके पूर्णांक बनता है। ठीक, मतलब ये पूरा मिलके पूर्णांक बनता है। ठीक, अब देखते हैं पूछा निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है? तो 1/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक, -3 ये पूर्णांक है, -3 ऋणात्मक पूर्णांक में आती है, तो ये पूर्णांक है। और √2 क्या? अपरिमेय संख्या है, और 0.5 भी परिमेय संख्या है। ठीक,
तो आंसर क्या होगा हमारा बी, -3 एक पूर्णांक है। एक बात याद रखिएगा, जीरो, ये क्वेश्चन आता है, जीरो क्या है, तो जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ये सिर्फ पूर्णांक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सम संख्या है? तो सम संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि ये सम संख्या क्या होती है, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो सम संख्या होती है। ठीक, या तो एक ये था और एक ये था कि अगर वो 2 से पूरी तरह कट जाए। ठीक, मतलब ये 2 2 जा 4, ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 रहे, तो ये संख्या क्या होगी, सम संख्या कहलाएगी। तो इसमें सबसे लास्ट में देखो कहाँ 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना इसमें, तो ये क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक, या तो आप मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और या तो जैसे मैंने बताया वैसे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी विषम संख्या, तो विषम जैसे सम संख्या के लिए था वैसे विषम संख्या के लिए 1, 3, 5, 7, 9। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये आता है संख्या तो समझ लो वो विषम संख्या है। तो 0, 2, 5 मैंने बताया था अभी आपको कि 5 आएगा तो वो विषम संख्या होगी, तो 5 जो है वो विषम संख्या। और ऐसे विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो 1 हो और या तो वो खुद संख्या हो जो वो संख्या है। ठीक, तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो 4 का गुणनखंड देखते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। ठीक, तो ये नहीं हो सकती क्योंकि दो ही गुणनखंड होने चाहिए। 6 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ये भी नहीं है। 7 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 9 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि वो या तो वो खुद संख्या हो, तो आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या, अब जैसे अभाज्य में क्या था कि उसके 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, या तो वो संख्या हो और या वो 1 से 1 हो उसका गुणनखंड, लेकिन इसमें क्या है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए संख्या के। तो 3 का तो देखो 1 होगा और 3 होगा, तो ये होगा नहीं। 5 का भी यही होगा, 1 होगा, 5 होगा, लेकिन 3 का देखो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, तो इसके 3 गुणनखंड है, मतलब ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखा जाए और जो q हो वो 0 के बराबर ना हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं हो सकती। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, और 1/2 देखो कैसे परिमेय संख्या, 1/2 ये p/q के रूप में लिख दिया इसको, और जो q है वो 0 नहीं है, क्या है, 2 है, तो ये परिमेय संख्या हुई। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो वैसे तो मुझे आंसर पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका मान होता है 1.1414 ... मतलब होता ही है, ये कभी खत्म नहीं होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये तीनों कैसे परिमेय संख्या है, तो 2 कैसे परिमेय संख्या है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये p/q के रूप में भी है, और जो 1 है वो 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या हुई। 3/4 तो दिख ही रहा है पर में p/q के रूप में। 5 भी ऐसे ही 5/1 लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में भी हो गया, और यहाँ पे q जो है वो 0 नहीं है, 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय भी हो और अपरिमेय में भी, जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो √2 जो है वो अपरिमेय है, 5 जो है परिमेय है, -3 जो है वो भी परिमेय है, तो उपरोक्त तो सभी आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं संख्या 3045 में 0 का स्थानीय मान। देखो इसमें एक ट्रिक है, यहाँ पे जैसे कोई संख्या होती 1, तो मैं लिखती इसका मान होता, इसके आगे कितने हैं, 2 है नंबर, तो 2 से, तो ये आता 100, इसका स्थानीय मान आता 100, लेकिन ये जैसे कोई संख्या है, ये कह रहा है 0 का स्थानीय मान, तो 0 हो गया। अब 0 के आगे कितने 0 हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 0 से, तो 100 हो गया। अब किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0। तो अगर किसी संख्या में 0 का स्थानीय मान पूछता है तो किसी भी संख्या पे हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संख्या 6789 में 7 का स्थानीय मान पूछा है, इसका स्थानीय मान पूछा है। ये तो बहुत आसान है, कितनी बार मैंने बता दिया, 2 आगे नंबर हैं तो 2 0 से गुणा हो जाएगा, तो 700। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है। ठीक, तो भाज्य और अभाज्य की क्या शर्त होती है, या तो वो संख्या जो है खुद से डिवाइड हो और या तो 1 से हो। ठीक, या 1 उसका गुणनखंड हो या तो खुद से हो। तो जो 5 का है, 5 का 1 भी गुणनखंड है और 5 भी है, 3 का 1 भी गुणनखंड है और 3 भी है, 2 का 1 भी गुणनखंड है और 2 भी है, और 1 का गुणनखंड 1 ही है। तो ये जो है ये किसका नियम पालन कर रहे हैं, ये अभाज्य के रूल का पालन कर रही है। लेकिन जो 1 है वो नहीं कर रही है, तो ये जो 1 नंबर है ना तो ये अभाज्य है और ना तो भाज्य, तो 1 ए सही होगा, 1 नंबर। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन कई तरह से कई बार घुमा के एग्जाम में आता है, इसको इसलिए मैंने अलग से लिखा है। पूछा है 6484 में 6 का स्थानीय मान और 8 का अंकित मान में क्या अंतर है। ठीक, देखो क्या पूछा है, इसमें पूछा है नंबर है हमारा 6484 में 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 6000। ठीक, और 8 का अंकित मान पूछा है, तो अंकित मान तो सेम ही होता है। अब पूछा इसका अंतर पूछा है, तो क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो आंसर होगा 5992। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ। देखो पूछा है कि ये संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान और 8 का अंकित मान का अंतर पूछा है। तो ये जो संख्या दी हुई है इसके में 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 6 इंटू कितने नंबर हैं आगे, 3, तो 6000 हो गया। और 8 का अंकित मान पूछा, तो अंकित मान वही सेम संख्या होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5992 इसका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारी इस टॉपिक की MCQ टाइप्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में आते हैं। ठीक, मैंने वहीं से लेके आपको पढ़ाए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।